नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी। क्लास 6 की हिंदी में आज हम पढ़ेंगे हमारी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का चैप्टर 15 पाठ 15, जिसका नाम है नौकर। अब देखिए, पाठ का नाम है नौकर और ये पूरा चैप्टर जो है गांधी जी के विषय में लिखा गया है। तो गांधी जी के विषय में यहाँ पर क्या लिखा गया है कि क्यों इस चैप्टर का नाम नौकर रखा गया। देखिए, गांधी जी जब बैरिस्ट्री कर रहे थे, बैरिस्ट्री करने के बाद यानी कि वकालत करने के बाद एक तरह से जब वो वकील बन गए, वकील बनकर जब वो हजारों रुपए कमाते थे, उस समय भी वो यानी कि अपने आसपास उन्हें नौकर रखना पसंद नहीं था। तो देखिए क्या होता है कि आजकल जो लोग हैं उनको क्या होता है, अगर वो थोड़े बहुत पैसे कमाते हैं या काम करते हैं तो उनको अपना हेल्पर चाहिए होता है कि वो काम कर दे, हेल्प कर दे हमारी थोड़ा सा काम में, चाहे वो घर के काम हो, चाहे वो खाना बनाने का काम हो, चाहे वो बाकी छोटे मोटे काम हो। तो गांधी जी को इस तरह से अपने साथ कोई भी हेल्पर रखना या हेल्प करवाना किसी से हेल्प लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो अपने सारे काम स्वयं करते थे, छोटे से छोटा काम, बड़े से बड़ा काम, यानी कि उनको अपने घर की साफ सफाई, अपने खाना बनाना, अपने लिए अपने चक्की में खुद से आटा पीसना, खुद से अपने एक तरह से यहाँ तक कि अपना जो उनका वॉशरूम बाथरूम जो होता था एक तरह से उसको साफ करना, अपने कपड़े धोना। तो ये सारे कामों में उनको ना तो बिल्कुल भी कोई झिझक महसूस होती थी और ना ही कोई शर्म आती थी। वो इतने बड़े बैरिस्टर थे और फिर भी वो अपने सारे काम खुद से करते थे। और देखिए, वो अपने ही नहीं, जितने भी एक तरह से कभी भी किसी को भी उनकी जरूरत होती थी तो वो उसके लिए भी काम करते थे। यानी कि जब वो आश्रम में थे तो आश्रम में बहुत सारे लोग आते थे और बड़े बड़े भगोनों में खाना बनता था, तो उसमें खाना बनाने का काम भी करते थे, सब्जी काटने का काम करते थे और यहाँ तक कि फिर उन बर्तनों को साफ करने का काम भी वो खुद ही करते थे। तो यहाँ पर गांधी जी के अभी तक जो चीजें आपने गांधी जी के बारे में सुनी है कि वो अहिंसा के प्रशंसक थे, वो एक बहुत महान महापुरुष थे, वो एक बहुत अच्छे लीडर थे। तो ये सारी चीजें आपने सुनी होंगी, लेकिन इस पाठ में आप उनके एक अलग ही व्यक्तित्व को देखेंगे कि किस तरह का था उनका ये घरेलू व्यक्तित्व, जिसमें वो कभी भी कोई नौकर रखना पसंद नहीं करते थे। यानी कि वो अपने सारे काम स्वयं करना पसंद करते थे और दूसरों को भी इस चीज के लिए प्रेरित करते थे कि हमें कभी भी किसी पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, हमें अपने सारे काम खुद से करने चाहिए, जहां तक हो सके दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। कोई ऐसी जगह जहां पर आपको लगता है कि बहुत बड़ी मात्रा में लोगों का जमावड़ा है या जहां पर आपको लगता है कि वहां पर आपकी हेल्प की जरूरत है, तो वहां पर जाके आपको काम करना चाहिए। तो इसी तरह यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी बातें इस चैप्टर में गांधी जी के विषय में हमें बताई गई है। और जैसे कि गांधी जी हमेशा से ही हमारे जीवन के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहे हैं, तो आज यहाँ पर हमारे दैनिक जीवन के लिए, हमारे व्यवहारिक जीवन के लिए भी वो एक बहुत अच्छी प्रेरणा बनकर यहाँ पर आए हैं और इस चैप्टर में हमें बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। तो शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। देखिए, शुरुआत ही यहीं से की गई है कि आश्रम में गांधी कई ऐसे काम करते थे। आश्रम जो उनका साबरमती का आश्रम था या जहां पर भी बहुत अलग अलग उनके आश्रम थे, तो अलग अलग जितने भी उनके आश्रम थे वहां पर वो कई ऐसे काम पर भी करते थे जिन्हें आम तौर पर कोई भी नौकर चाकर कर सकता है। यानी कि अब देखिए, पहले के जमाने में इतनी ज्यादा चक्कियां नहीं हुआ करती थी, इलेक्ट्रिक चक्कियां नहीं हुआ करती थी, तो लोग जो चक्की इस तरह की होती है, एक पत्थर नीचे से होता है, एक पत्थर ऊपर से, फिर उसके ऊपर उसमें एक होल होता है, उसमें एक लकड़ी फंसाकर उसको इस तरह से घुमाया जाता है और ऊपर से बीज जो है डालते जाते हैं।
तो उस चक्की को भी यहाँ तक कि वो खुद पीसते थे, जबकि वो एक बहुत अच्छे बैरिस्टर थे और उनके लिए ये बहुत छोटा सा काम था कि वो किसी भी नौकर चाकर से इस काम को करवा सकते थे। लेकिन वो आम तौर पर वो अपने हर काम जिन्हें नौकर चाकर तक करते हैं उन कामों को भी वो खुद किया करते थे। और जिस जमाने में वे बैरिस्टरी से यानी कि वकालत से हजारों रुपए कमाते थे, उस समय पर भी वे प्रतिदिन सुबह अपने हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे। चक्की चलाने में कस्तूरबा और उनके लड़के, कस्तूरबा गांधी यानी कि गांधी जी की जो पत्नी थी, वो उनकी हेल्प करती थी चक्की चलाने में, और उनके बेटे जो थे वो हाथ बटाते थे। इस प्रकार घर में रोटी बनाने के लिए महीन या मोटा आटा वो खुद ही पीस लेते थे। उन्हें जिस तरह का आटा पसंद था, अगर महीन आटा पीसना है तो महीन पीसते थे, मोटा पीसना है तो मोटा पीस लेते थे। साबरमती आश्रम में भी गांधी ने पिसाई का काम जारी रखा, और जब वो साबरमती आश्रम आए वहां पर भी उन्होंने पिसाई का काम जारी रखा। वह चक्की को ठीक करने में भी कभी कभी घंटों मेहनत करते थे, यानी कि अगर चक्की खराब हो गई है तो वो उसे खुद ही ठीक किया करते थे, भले ही उनको घंटों क्यों न लग जाए उस काम में, घंटों की मेहनत उनकी क्यों न लग जाए उस काम में, तो वो उसको खुद ही ठीक किया करते थे। एक बार एक कार्यकर्ता ने कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया है। एक बार जो उनके कार्यकर्ता थे, क्योंकि आश्रम में बहुत सारे लोग रहते थे और खास तौर पर गांधी जी का आश्रम था, तो वहां पर देश विदेश से हजारों लोग उनसे मिलने आते थे, उनसे बातचीत करने आते थे, उनसे सलाह लेने आते थे। तो एक बार जो उनके कार्यकर्ता थे, उन्होंने कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया है। आटा पिसवाने में हाथ बटाने के लिए गांधी जी फौरन उठकर खड़े हो गए, यानी कि उन्होंने क्या किया, अब जैसे वहां पर लोग बैठे हुए थे, कार्यकर्ता लोग बैठे हुए थे, और तभी एक कार्यकर्ता उनके आए और उन्होंने कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया है। तो उन्होंने फटाफट जाकर आश्रम में जाकर आटा पिसवाने में हेल्प करना शुरू कर दिया, ताकि काम जो है जल्दी से हो सके, लोगों को असुविधा ना हो। तो इस तरह का गांधी जी का आश्रम था, बहुत बड़े एक तरह से अच्छे उसमें नहीं रहते थे, सिंपल उनका रहन सहन था, बहुत ही सामान्य तरीके से वो रहते थे। तो उठ खड़े हो गए और गेहूं पीसने से पहले उन्हें बीनकर साफ करने पर वो जोर देते थे। हमेशा जब भी गेहूं पीसना होता था तो वो हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि पहले आपको गेहूं को बीनकर साफ कर लेना चाहिए, क्योंकि कौपीनधारी महान व्यक्ति, इस महान व्यक्ति को अनाज बीनते देखकर उनसे मिलने वाले लोग हैरत में पड़ जाते थे। यानी कि देखिए, जो इतने महान व्यक्ति हैं, एक तरह से देश के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, देश विदेश से लोग इनसे मिलने आते हैं, इनकी चर्चे हर तरफ है, और ऐसे महान व्यक्ति से जब लोग मिलने आते थे तो उनको चावल बीनते देख या अनाज साफ करते देख लोग हैरत में पड़ जाते थे, क्योंकि ये काम तो कोई भी कर सकता था, लेकिन वो खुद से, वो किसी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझते थे कि मैं ऐसा करूंगा तो लोग मुझे छोटा व्यक्ति समझेंगे, या मैं ऐसा करूंगा तो लोग कहेंगे कि ये तो बैरिस्टर है, ये इसके लेवल का काम नहीं है। तो ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं सोचते थे। वो हर काम को खुद से करते थे और किसी काम में भी वो भेदभाव नहीं करते थे। खास तौर पर बाहरी लोगों के सामने उन्हें शारीरिक मेहनत का काम करते गांधी जी को शर्म नहीं आती थी, क्योंकि लोग उनसे मिलने आते थे ये सोचकर कि वो बहुत बड़े बैरिस्टर हैं, वो बहुत बड़े महापुरुष हैं, वो बहुत बड़े क्रांतिकारी हैं, वो बहुत बड़े आंदोलनकारी हैं, और लेकिन जब लोग उन्हें इस स्थिति में देखते थे कि वो काम कर रहे हैं, शारीरिक श्रम कर रहे हैं, यानी कि उनको कोई भी झिझक महसूस नहीं होती थी लोगों के सामने काम करते हुए। आपने देखा था कि गांधी जी जो है अपनी वृद्धावस्था में भी कितने ज्यादा फिट थे, कितने ज्यादा फिट थे, और उनके शरीर पर आप देख सकते हैं। देखिए, हमको जब ठंड लगती है तो हम कितने सारे कपड़े पहन लेते हैं, गर्म कपड़े पहन लेते हैं, वो एक नॉर्मल अपनी धोती पहनकर ही हर जगह जाया करते थे। तो यही है
कि उनके फिटनेस का राज ही यही है कि वो हमेशा अपनी बॉडी को जो है वर्किंग बनाए रखते थे, यानी कि हमेशा काम में लगे रहते थे। हमेशा कभी भी उन्होंने अपने शरीर को इस तरह का नहीं बनाया कि नहीं नहीं मुझे बहुत ठंडा लग रहा है या मुझे बहुत गर्मी लग रही है या मुझे बारिश हो रही है तो मुझे एलर्जी है, या ऐसी चीजें उनके साथ बिल्कुल नहीं थी। वो अपने आप को बिल्कुल हमेशा फिट बनाए रखते थे इसी तरह की शारीरिक मेहनत करके, और इस बात से उनको कोई भी शर्म नहीं लगती थी। एक बार उनके पास कॉलेज के कई छात्र मिलने आए। तो जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि वो एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, एक बहुत बड़े एक तरह से बहुत सारे उन्होंने आंदोलन किए, तो उनके वो एक बहुत अच्छे लीडर थे और साथ ही वो एक बहुत बड़े महापुरुष थे, प्रेरणा स्रोत थे लोगों के लिए। तो सभी लोग उनसे अक्सर मिलने आया करते थे, सलाह मशवरा किया करते थे, प्रेरणा लिया करते थे। तो एक बार कॉलेज के कुछ बच्चे जो है उनसे मिलने के लिए आए, तो उनको अंग्रेजी भाषा के अपने ज्ञान पर बड़ा गर्व था उन बच्चों को, क्योंकि वो कॉलेज के स्टूडेंट थे और उस समय पर हमारे यहाँ पर अंग्रेजी बोलने का, क्योंकि जो अंग्रेजों का राज था और अंग्रेजी बोलने का जो है चलन काफी ज्यादा था, तो उनको अंग्रेजी भाषा का अपनी भाषा के ज्ञान पर बहुत गर्व था। तो गांधी जी से बातचीत के अंत में वो बोले, बापू यदि मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं तो कृपया मुझे अवश्य बताएं। ठीक है, तो अब जो बच्चे आए उनमें से एक ने कहा, अब वो अंग्रेजी में उनके साथ बोल रहे थे और उन्होंने गांधी जी से बातचीत की, काफी देर उन्होंने गांधी जी से बातचीत की और कहा कि यदि मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं तो, यानी कि काफी देर अंग्रेजी में उनसे टॉक किया, बात किया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि बापू अगर आप के पास मेरे लायक कोई काम हो, यदि मेरे लायक कोई काम हो, मेरे लायक कोई बात हो तो आप मुझसे कह सकते हैं, ताकि मैं आपकी थोड़ा सा सेवा कर सकूं तो मुझे जरूर बताएं आप। तो अब क्योंकि उनको लगा कि वो तो कॉलेज के स्टूडेंट है, उनको अंग्रेजी बहुत अच्छी आती है, पढ़नी बहुत अच्छी, लिखनी बहुत अच्छी, बोलनी, तो उन्हें लगा कि बापू उन्हें कोई कागजी काम देंगे, यानी कि लिखने पढ़ने का काम देंगे। और अब यहाँ पर गांधी जी ने उनके मन की बात ताड़ ली, यानी कि गांधी जी उनके मन की बात को समझ गए कि आखिर ये बच्चे कहना क्या चाहते हैं। यानी कि क्योंकि बच्चे जो है उनको ये नहीं था कि गांधी जी उनसे क्या काम करवाएंगे, उनको ये था क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, अंग्रेजी बहुत अच्छा बोल लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, तो ये चीज गांधी जी समझ गए। और गांधी जी ने उनसे कहा, अगर आपके पास समय हो तो, अगर आपके पास समय हो तो इस थाली के गेहूं बीन डालिए। उन्होंने क्या कहा, क्योंकि गांधी जी समझ गए ये अपनी अंग्रेजी भाषा का दिखावा यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि इनको अपनी अंग्रेजी भाषा के ज्ञान पर बहुत बड़ा गर्व है। तो इनको लग रहा है कि मैं इनको कुछ कागजी काम दूंगा कि तुम पढ़े लिखे हो, तुम अच्छे हो, तुम्हें काफी अच्छा अंग्रेजी बोलना आता है, पढ़ना आता है, लिखना आता है। तो वो इस बात को भांप गए। उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, अगर आपके पास थोड़ा सा समय हो तो ये थाली में गेहूं है, इन्हें बीन डालिए, यानी कि इन्हें साफ कर दीजिए। आगंतुक बड़ी मुश्किल में पड़ गए, यानी कि जो आगंतुक थे, जो छात्र थे, वो बड़ी मुश्किल में पड़ गए कि अरे ये उन्हें कैसा काम दे दिया गया है। तो फिर लेकिन अब कोई चारा नहीं था, क्योंकि अगर सेवा की बात कहकर उन्हें ये काम दिया है, सेवा की बात आपने की है, तो कोई चारा नहीं है, अब आपको गेहूं बीनने ही पड़ेंगे। 1 घंटे तक गेहूं बीनने के बाद वह थक गए और गांधी जी से विदा मांगकर चल दिए। अब 1 घंटे तक लगातार उन सबने गेहूं साफ किए और उसके बाद गांधी जी से विदा लेकर वो चल दिए। कुछ वर्षों तक गांधी ने आश्रम के भंडार का काम संभाला। कुछ वर्षों तक गांधी जी ने आश्रम के भंडार गृह का काम संभाला, यानी कि जहां पर सारी चीजें स्टोर की जाती है, भंडार गृह, क्योंकि काफी लोग आते जाते थे, काफी बड़ा भंडार था जहां पर काफी सारा अनाज था, दालें थी, सब्जियां थी, नमक था, पूरा राशन जो है एक तरह से वो भरा रहता था। तो
रसोई के काम भंडार के काम को संभालने में मदद की। यानी कि भंडार का जो एक हिसाब किताब होता है, कितना खाना बनेगा तो उसके लिए कितनी सामग्री चाहिए, तो ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है, क्योंकि सारी चीजों को लिमिट से करना और इतने सारे लोगों के बीच में वो सारी चीजें प्रॉपर तरीके से बांटना, वो सारा बहुत ही ज्यादा मेहनत का काम होता है। तो गांधी जी ने कई वर्षों तक ये काम संभाला। सवेरे की प्रार्थना के बाद जब सुबह पूजा करते थे तो उसके बाद वो रसोई में जाकर सब्जियां छीलने लगते थे। जब सुबह की प्रार्थना करते थे, पूजा करते थे, तो उसके बाद वो रसोई में जाकर सब्जियां छीलने का काम शुरू कर देते थे। रसोई घर या भंडारे में अगर वे कहीं गंदगी या मकड़ी का जाल देख पाते तो अपने साथियों को आड़े हाथ लेते थे। यानी कि भंडार घर जहां पर खाने पीने का सामान रखा हुआ है और रसोई जहां पर भोजन बनता है, तो ऐसी जगह पर अगर वो कहीं पर गंदगी देखते थे या कोई मकड़ी का जाला देख लेते थे या कहीं पर कुछ ऐसी गंदगी देख लेते थे, तो वो अपने साथियों को, यानी कि जो वहां पर खाना बनाने में हेल्प करते हैं, खाना बनाते हैं इतने सारे लोगों के लिए, या वहां के और भी कार्य करता है, तो वो सभी को बहुत ज्यादा गुस्सा करते थे, सभी को बहुत ज्यादा डांटते थे, आड़े हाथों लेते थे इस गंदगी के को लेकर। उन्हें फल, सब्जी और अनाज के पौष्टिक गुणों का ज्ञान था। यानी कि उनको पता था कि हमें कौन सी चीज कितनी मात्रा में कितना लेना चाहिए। यानी कि उनको फलों का, अनाज का, सब्जियों का, सभी चीजों के पौष्टिक गुणों का ज्ञान था। ऐसा नहीं कि कुछ भी उबाल दिया, कभी भी कुछ भी खिला दिया। प्रॉपर तरीके की एक जो डाइट होती है उसमें कितने प्रोटीन्स होने चाहिए, कितने विटामिन होने चाहिए, कितने मिनरल्स होने चाहिए, कितने ज्यादा आपके फैट्स होने चाहिए, वो सारी चीजों का ज्ञान उन्हें था। तो वो एक तरह से संतुलित भोजन बनाने और संतुलित भोजन करने के ऊपर ज्यादा जोर देते थे। एक बार एक आश्रम वासी ने बिना धोए आलू काट दिए। एक बार एक आश्रम वासी, क्योंकि वहां पर सारे लोग एक तरह से मेहनत किया करते थे, श्रम किया करते थे, तो एक बार जो आश्रम वासी था उसने क्या किया, बिना धोए आलू काट दिए। जो आलू होता है उसको कभी भी, कोई भी सब्जी होती है, ये चीज आपको साइंस में भी सिखाई होगी, विज्ञान में भी सिखाई होगी, कि कोई भी सब्जी होती है उसको काटने से पहले धोना चाहिए। क्योंकि अगर आप काटने के बाद धोएंगे तो उसमें उपस्थित पोषक तत्व जो है बह जाएंगे। क्या हो जाएगा, उसमें उपस्थित जितने भी पोषक तत्व है, विटामिन है, वो धुल जाएंगे, बह जाएंगे। तो कोई भी सब्जी है काटने से पहले धोनी चाहिए। और दूसरी बात देखिए, क्योंकि सब्जियां जो है एक जगह से तो आती नहीं है, बहुत सारी जगह से आती है, तो काफी सारे बैक्टीरिया, काफी सारी गंदगी, धूल, मिट्टी उन पर चिपकी रहती है, तो इसीलिए उन्हें यूज करने से पहले धो लेना चाहिए। तो दो रीजन है कि आपको सब्जियों को काटने से पहले धोना चाहिए। ठीक है, अब देखिए उन्होंने फिर यहाँ पर गांधी जी को ने उन्हें समझाया। जब आश्रमवासी ने बिना धोए आलू काट दिए तो गांधी जी ने उन्हें समझाया कि आलू और नींबू को बिना धोए नहीं काटना चाहिए। आलू और नींबू को बिना धोए नहीं काटना चाहिए। अब देखिए फिर दूसरी बात, यहाँ पर पूरे उनके व्यक्तित्व को दिखाया गया है, तो एक एक चीज क्लियर की है। एक बार एक आश्रमवासी कुछ ऐसे केले दिए जिसके छिलकों पर काले चकत्ते पड़ गए थे। एक बार एक आश्रमवासी को कुछ ऐसे केले दिए गए जिनके छिलकों पर चकत्ते पड़ गए थे कई दिनों तक। जैसे सर्दियों में आपने देखा होगा जो केले होते हैं उन पर बहुत जल्दी से चकत्ते पड़ जाते हैं, लेकिन अगर आप उसे छील कर देखेंगे तो वो अंदर से पूरा फ्रेश रहता है, खराब नहीं होता। गर्मियों में चकत्ते भी बहुत जल्दी पड़ते हैं और अंदर से भी वो बहुत जल्दी खराब हो जाता है। ठीक है, तो एक बार एक आश्रमवासी को ऐसा केला गया कि क्योंकि वहां पर फ्रूट्स भी मिलते थे, है ना, खाने के साथ। जैसे कि मैंने आपको बताया उन्हें हर चीज का ज्ञान था कि किस मात्रा में हमें कौन सा पोषक तत्व कितना लेना चाहिए। ठीक है, तो वहां पर फ्रूट्स भी दिए जाते थे खाने के साथ साथ। तो जब एक आश्रमवासी को ऐसा केला दिया गया कि जिसके छिलके पर काले चकत्ते पड़ गए थे,
तो उसने बहुत बुरा माना, यानी कि उसको बहुत बुरा लगा, उसको लगा कि उसको खराब केला दिया गया है, उसको खराब केला दिया गया है, एक तरह से उसको फ्रेश केला नहीं दिया गया है, तो उसको बहुत बुरा लगा। तब गांधी जी ने उससे समझाया कि ये जल्दी पच जाते हैं और तुम्हें खास तौर पर ये इसीलिए दिए गए हैं कि तुम्हारा हाजमा खराब है, कमजोर है। ठीक है, अब केले जो होते हैं, आपने देखा होगा जो बूढ़े लोग होते हैं उनको ज्यादातर केले पसंद होते हैं। केले क्यों पसंद होते हैं ज्यादातर? क्योंकि एक तो उनको चबाने में, उनको खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और चकत्ते पड़ा हुआ केला जो होता है, इसका अर्थ है कि वो अच्छे से पक चुका है, बहुत अच्छे से पक चुका है। अगर आप कच्चा केला खा लेंगे, हल्का भी अगर वो अंदर से कच्चा होगा, तो क्या होगा, आपके पेट में दर्द हो जाएगा, आप अच्छे से उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो जब उस आदमी ने बुरा माना, तो गांधी जी ने उसे समझाया कि तुम्हारा हाजमा खराब है। देखिए, जैसे मैंने एग्जांपल आपको दिया कि बूढ़े लोग जो होते हैं, 2 रीजन से वो केले को खाते हैं। एक तो क्या होता है कि केले में कैलोरीज बहुत ज्यादा होती है, यानी कि वो बहुत ताकत देता है, बहुत जल्दी से ताकत देता है। और दूसरा कि उनको खाने में, बूढ़े लोगों के दांत बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, तो उनको खाने में, चबाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, डाइजेस्ट बहुत आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो गांधी जी ने उन्हें यही समझाया। जब उनके पास चकत्ते वाला केला गया, उन्हें जब चकत्ते वाला केला दिया गया, तो उन्होंने जब बुरा माना उन कार्यकर्ता ने, तो गांधी जी ने उन्हें समझाया कि ये जल्दी पच जाते हैं और तुम्हें खास तौर पर ये चकत्ते वाला केला इसीलिए दिया गया है क्योंकि तुम्हारा हाजमा कमजोर है। यानी कि तुम बहुत एक तरह से कठोर चीज को, अगर आपको जैसे जिसका हाजमा खराब होता है उसको हल्की हल्की चीजें देते हैं, जैसे खिचड़ी बना दी जाती है, उनको रोटी नहीं दी जाती प्रॉपर। कभी होता है ना कि आपका जब पेट दर्द होता है, आपका पेट ठीक नहीं होता है, या आपको लूज मोशंस होते हैं, या आपको उल्टी होती है, तो क्या करते हैं, आपको हल्का हल्का खाना बनाकर देते हैं। खासतौर पर गर्मियों में भी, गर्मियों में क्योंकि बहुत जल्दी जो है फूड पॉइजनिंग हो जाती है, तो उस समय पर बहुत लाइट खाना, ज्यादा तला भुना खाना नहीं खाना है, ज्यादा हैवी खाना नहीं खाना है। ठीक है, ये सारी चीजें हमें समझाते हैं, ताकि हल्का खाना खाएंगे तो वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। फ्रूट्स ज्यादा खाएंगे, और वो भी ऐसे फ्रूट्स जो जल्दी से पच जाएं, आसानी से पच जाएं। ठीक है, तो गांधी जी आश्रम वासियों को अक्सर स्वयं ही भोजन परोसते थे। आश्रम में जितने भी लोग आते जाते थे, या आश्रम में जितने भी लोग रहते थे, गांधी जी अक्सर ही उन्हें स्वयं भोजन परोसते थे, और इस कारण वे बेचारे बेस्वाद और उबली हुई चीजों के विरुद्ध कुछ कह भी नहीं पाते थे। यानी कि बहुत ज्यादा मसालों का प्रयोग गांधी जी नहीं करते थे, बहुत सारे तेल का यूज बहुत गांधी जी नहीं करते थे, नमक का यूज बहुत ज्यादा नहीं करते थे, और भोजन को बहुत ज्यादा नहीं पकाते थे। क्योंकि देखिए, जितना आप ज्यादा पकाएंगे भोजन को, तो उसके सारे पोषक तत्व क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो हमें ज्यादातर जो है आपको बॉयल चीजें, यानी कि ऐसी चीजें, अब देखिए मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप पूरा बॉयल खाना शुरू कर दो। बॉयल चीजें यानी कि आपको अपने खाने में नमक की मात्रा, तेल की मात्रा, मसालों की मात्रा हमेशा कम रखनी चाहिए। ठीक है, और साथ ही खाने को बहुत ज्यादा, यानी कि पूरा गलने तक नहीं पकाना है कि वो गल गया है। गलने तक पकाने से क्या होगा कि उसके पोषक तत्व जो है नष्ट हो जाएंगे, फिर वो एक तरह से आपके पेट भरने का ही काम करेगा, बाकी कुछ नहीं करेगा। ठीक है ना। तो आश्रम वासियों को गांधी जी खुद ही खाना परोसते थे, इसी कारण वे बेचारे उबली हुई चीजों के विरुद्ध, क्योंकि वो ज्यादातर क्या करते थे, खाने को बहुत ज्यादा पकाते नहीं थे, वो केवल हल्का सा उसमें ऑयल डालकर कुछ जरूरी मसालों जैसे नमक और हल्दी डालकर वो उसको पका लेते थे, और उसी के साथ वो खाते थे। तो लोग कुछ भी नहीं कह पाते थे क्योंकि वो स्वयं परोसते थे। दक्षिण अफ्रीका की एक जेल में वे सैकड़ों कैदियों को दिन में 2 बार भोजन का कार्य, परोसने का कार्य भी कर चुके थे। गांधी जी जो है, जब दक्षिण अफ्रीका में थे, तो वहां की एक जेल में वो सैकड़ों कैदियों को दिन में 2 बार भोजन परोसने का कार्य भी
कर चुके थे। और आश्रम का एक नियम था, आश्रम का एक नियम था। क्या नियम था? कि सब लोग अपने बर्तन स्वयं साफ करें, खुद साफ करें। देखिए बच्चों, ये बहुत ही अच्छी आदत है। अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा करता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप अपना एक बर्तन धो देंगे तो आपने बहुत बड़ा काम कर लिया, या अगर आप अपना एक बर्तन नहीं धोएंगे तो फिर ये कोई बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती है आपकी मम्मी के लिए। ठीक है, मुसीबत नहीं है कुछ, ये है कुछ सीखने की चीज। कि अगर आपने खाना खाया है, देखिए क्या होता है, बच्चे दिन में 10 बार पानी पीते हैं और वो क्या करते हैं, एक गिलास पानी लिया और वो गिलास वहां पर रख दिया। ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद कटोरी में नमकीन ली, उसे खाया, फिर कटोरी रख दी। एक फ्रूट काटा, उसे खाया, प्लेट रख दिया। अभी प्लेट में चिप्स खाए और प्लेट को रख दिया। तो एक तो ये क्या होता है कि देखिए आपकी मम्मा जो है सुबह से लेकर शाम तक आपके लिए बहुत सारे काम करती हैं। तो अगर आप उनकी छोटी सी हेल्प कर दोगे तो सबसे पहले उन्हें बहुत बड़ी खुशी मिलेगी कि अगर आपने पानी पिया और आपने उस ग्लास को धोकर रख दिया, आपने चिप्स खाया, आपने उस प्लेट को धोकर रख दिया, आपने फ्रूट खाए, आपने उस प्लेट को धोकर रख दिया। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपकी एक प्लेट धोने से आपकी मम्मा का काम कम हो जाएगा। काम तो उनके पास बहुत सारे हैं, उनके कामों में कमी नहीं होती है, क्योंकि उनके लिए बहुत सारे काम है। वो सुबह से लेकर शाम तक आपके हर एक सुख सुविधा के लिए तत्पर रहती हैं, तैयार रहती हैं। लेकिन जो खुशी उन्हें मिलेगी और जो सुकून आपको मिलेगा और जो आप सीखेंगे, वो सबसे मेन चीज होती है। तो जब भी आप खाना खाते हैं तो अपनी प्लेट को उठाएं टेबल से और सीधे ले जाकर आप उसे धोकर रख दें। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा मैनर है। केवल अपने घर में ही नहीं, आप किसी के घर में भी जाते हैं तो वहां से भी आप इतना तो जरूर करें कि अपनी प्लेट को टेबल से उठाकर जहां उसे रखा जाता है वहां पर रख दें। यानी कि जूठी प्लेट आपको टेबल पर दूसरों के सामने नहीं रखनी है। तो गांधी जी ने आश्रम में एक नियम बनाया हुआ था कि यहाँ पर सब लोग अपने बर्तन खुद ही साफ करेंगे। यानी कि जो भी अपनी प्लेटें, तो कितना काम हल्का हो जाएगा। देखिए अगर 10 लोग हैं फैमिली में तो 10 लोग अपनी अपनी प्लेट्स भी अगर धो देते हैं तो फिर क्या होता है, जो बड़े बर्तन हैं केवल वही बचेंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा मैनर भी है और बहुत अच्छा एक रूल भी है और बहुत अच्छा एक तरह से परिवार में सामंजस्य बिठाने का एक काम भी है। ठीक है, रसोई के बर्तन बारी बारी से, देखिए अपनी प्लेट तो खुद धोने का वहां पर नियम था ही, बाकी के जो रसोई के बर्तन होते हैं यानी कि जिनमें खाना बना हुआ होता था, रसोई के बर्तन बाद में कुछ लोग दल बांधकर धोते थे, यानी कि ग्रुप्स में धोते थे। अगर वहां पर 50 लोग थे तो 50 में 5-5 का ग्रुप बना हुआ था। और क्या होता था कि आज सुबह के बर्तन इन 5 लोगों ने धोए, दिन के बर्तन दूसरे 5 लोगों ने धोए, शाम के बर्तन तीसरे 5 लोगों ने धोए। तो देखिए अब जो 5 लोग हैं उनकी बारी 3 से 4 दिन बाद आएगी, 4 से 5 दिन बाद आएगी। तो कितना ज्यादा फायदा है, देखिए अपना बर्तन भी धुल जाता है और बाकी की साफ सफाई भी हो जाती है और सारा सामंजस्य भी लोगों में बना रहता है। कोई किसी पर बोझ नहीं आता, कोई किसी पर बोझ नहीं बनता, कोई किसी पर प्रेशर नहीं आता। तो ये बहुत अच्छा मैनर उन्होंने बनाया था कि लोग अपने बर्तन खुद धोएंगे, अपना खाया हुआ प्लेट खुद धोएंगे और जो रसोई वाले बर्तन है यानी कि जिनमें खाना बना हुआ है उनको दल बांधकर धोएंगे। एक दिन बड़े बड़े पतीलों को एक दिन गांधी जी ने बड़े बड़े पतीलों को खुद साफ करने का काम अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि एक बार क्या हुआ कि पतीलों पर बहुत ज्यादा कालिग लगी हुई थी। यानी कि क्योंकि उस टाइम पे गैस इतनी ज्यादा उपलब्ध नहीं थी तो लोग अपना खाना जो है वो चूल्हे पर बनाया करते थे। तो चूल्हे पर जब खाना बनता है आपने देखा होगा बर्तनों पर कालिग लग जाती है, ठीक है ना। तो एक बार क्या हुआ कि उन्होंने खुद से बर्तनों को साफ करने का काम ले लिया कि आज के जो रसोई के बर्तन हैं वो मैं धोऊंगा। तो इन पतीलों पर इनकी जो पेंदी थी यानी कि नीचे की तरफ
काफी ज्यादा उनमें कालिग लगी हुई थी, वो काफी जलकर पूरे काले हुए थे। तो उन्होंने क्या किया, राख से भरे हाथों से उन्होंने बहुत सारी राख उठाई। देखिए अब की तरह नहीं होता कि आप विम बार से धो रहे हैं या किसी और अच्छे डिटर्जेंट से धो रहे हैं, किसी अच्छे और साबुन से धो रहे हैं। तो क्या था कि उस समय पर राख से बर्तन धोए जाते थे। और क्या हुआ कि पतीले पर उन्होंने हाथ में बहुत सारी राख ली और एक पतीले को खूब जोर जोर से रगड़ने लगे, यानी कि साफ करने लगे बहुत सारी राख अपने हाथ में लेकर। और तभी कस्तूरबा वहां आ गई, यानी कि उनकी पत्नी जो है कस्तूरबा गांधी जी, वो वहां पर आ गई। वो पतीले को रगड़ने का काम कर रहे थे क्योंकि बहुत ज्यादा कालिग लगी हुई थी पतीले पर। तो कस्तूरबा गांधी वहां आ गई और उन्होंने पतीले को पकड़ लिया। उन्होंने उनके हाथ से पतीला छीना क्योंकि वो पतीले को घिसने में पूरी ताकत लगाए हुए थे। तो उन्होंने पतीले को पकड़ लिया और कहा कि यह काम आपका नहीं है, यानी कि अब यही काम रह गया आपके करने के लिए, ये काम आपका नहीं है। तो उन्होंने कहा कि इसे करने के लिए और भी बहुत से लोग हैं, यानी कि उन्होंने कहा कि ये काम आपका नहीं है, इसे करने के लिए यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग हैं। तो गांधी जी की को लगा कि उनकी बात रखने में ही बुद्धिमानी है, यानी कि उस समय पर गांधी जी को लगा कि अगर इस टाइम पर कस्तूरबा गांधी की बात नहीं मानी गई तो शायद यहाँ पर बड़ा बवाल हो सकता है। तो उन्होंने उस समय पर उनकी बात मान लेने में ही बुद्धिमानी समझी और वे चुपचाप कस्तूरबा को उन बर्तनों की सफाई सौंपकर चले आए। उस समय पर उन्होंने चुपचाप इन बर्तनों की सफाई कस्तूरबा गांधी को सौंपी और वो वहां से चले आए। गांधी जी का मानना था कि बर्तन जब तक एकदम चमकते ना हो तब तक गांधी जी को संतोष नहीं होता था, यानी कि उनको दूसरों के हाथ से साफ किए हुए बर्तन भी नहीं अच्छे लगते थे। वो कहते थे कि बर्तन बिल्कुल चमकदार होने चाहिए, साफ होने चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पर अपने आज के जो सेशन में काफी सारी चीजें देखिए अभी तक पढ़ ली हैं। आपने देखा गांधी जी का व्यक्तित्व किस तरह का था, किस तरह से उन्होंने यहाँ पर अपने जीवन में बहुत सारी चीजें लोगों को सिखाई। तो जब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, एक बार की और बात देखिए, आप पूरे चैप्टर में यहाँ पर काफी सारे किस्से बताए गए हैं उनके जीवन से, यानी कि उनके जीवन का एक अलग ही व्यक्तित्व हमारे सामने रखा है। एक बार जेल में उनको जो मददगार दिया गया था, यानी कि एक बार जब वो जेल में थे तो वहां पर उनको एक हेल्पर दिया गया था, मददगार दिया गया था। उसके काम से असंतुष्ट होकर उन्होंने बताया कि वे खुद कैसे लोहे के बर्तनों को भी मांजकर चांदी जैसा चमका देते हैं। तो जेल में जब उन्हें मददगार दिया गया था, मैंने आपको बताया था अफ्रीका की जेल में उन्होंने सैकड़ों कैदियों को खाना परोसने का काम किया था। तो जेल में उनको जो एक मददगार दिया गया था वो उसके काम से काफी ज्यादा असंतुष्ट थे, बहुत ज्यादा उनको पसंद नहीं था उसका काम कि वो बर्तन साफ नहीं करता। तो गांधी जी ने बताया कि वो खुद उन लोहे के बर्तनों को रगड़ रगड़ कर कैसा चांदी जैसा चमका देते हैं, कैसा एक तरह से साफ उनको करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये बात बर्तनों से ही नहीं, ये हर चीज से रिलेटेड है। आप कोई भी काम करते हैं तो उस काम को अपना 100% दीजिए। अगर आपको कोई काम आपकी मम्मी पापा ने बताया है, आपके स्कूल टीचर ने बताया है, तो फॉर्मेलिटी नहीं करनी है कि यार मुझे ये काम सौंपा गया है, मैं करूं या ना करूं, खराब करूं, टेढ़ा करूं, मेढ़ा करूं। आपको जो काम दिया गया है आप उसको प्रॉपर तरीके से कीजिए। आप उसमें पूरा अपना 100% दीजिए कि हाँ मुझे अगर ये काम करना है, अगर मुझे शू पॉलिश करनी है तो मैं ऐसे अपने जूते बनाऊंगा कि लोगों को लगेगा कि ये बिल्कुल नए जूते हैं, ठीक है। या अपने रूम की सफाई, क्योंकि बच्चों को बहुत बड़े बड़े काम तो दिए नहीं जाते, छोटे मोटे काम दिए जाते हैं और यही उनका काम है, क्योंकि उनका काम इस टाइम पे उनका फोकस है पढ़ने का। आपका फोकस बाकी के चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। आज हमने इस चैप्टर में काफी कुछ सीखा है गांधी जी के व्यक्तित्व के बारे में, तो इसको घर पर एक बार जरूर रिवाइज कर लें।
अगले सेशन में हम बाकी के टॉपिक को पढ़ेंगे, साथ ही पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर भी डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।